अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज का एप्लीकेशन चालू है। हज 2025 के लिए जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है उनको बता देते हैं कि हज एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है आखिरी तारीख 23 सितंबर 2024। तो अगर आप हज 2025 में हज करने का इरादा रखते हैं और अभी तक आपने एप्लीकेशन नहीं किया है तो 23 सितंबर 2024 से पहले आप जो है कि अपना एप्लीकेशन कर दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआरआईज के बारे में। एनआरआई का जो मसला रहता है हज एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली उनका पासपोर्ट सबमिशन का, कि किस तरह से उनका पासपोर्ट सबमिट करना चाहिए और कितना टाइम उनको मिलता है पासपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा हो गया। तो दोस्तों, एनआरआई मतलब जो विदेश में रहते हैं इंडियंस, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, वो विदेश में जाके जॉब करते हैं या वहाँ पे रहते हैं और वो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हज करना जाना चाहते हैं। तो उनको जो है कि किस तरीके से उनका सिस्टम होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एनआरआई को सबसे बड़ा जो तकलीफ आती है वो ये होती है कि पासपोर्ट ओरिजिनल जो उनका रहता है सबमिट करने के लिए। जैसा कि पिछले सालों में होता है कि हज कमेटी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, पहला पेमेंट जो पहला किस्त ले लेती है, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड पिलग्रिम्स का ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट उनसे ले लेती है। लेकिन क्योंकि जो विदेश में काम करते हैं उनको पासपोर्ट वहाँ पे उनका रहना कंपलसरी है, उनके साथ में रहना कंपलसरी है, इसके लिए वो इतना जल्दी पासपोर्ट लाके जमा नहीं कर सकते हैं। और ये जो पासपोर्ट का सबमिशन होता है, जो जमा करवाती है हज कमेटी, वो कम से कम 4 महीना पहले जमा करवाती थी। और इस साल क्योंकि एप्लीकेशन 8-9 महीना पहले शुरू हो गए हैं, तो जो पहला पेमेंट होगा वो इंशाल्लाह अक्टूबर के महीने तक हो जाएगा। अगर 23 सितंबर 2024 की लास्ट तारीख जो है वो आगे नहीं बढ़ाई गई, एक्सटेंड नहीं हुई, तो इंशाल्लाह सितंबर के लास्ट और जो है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से ही पेमेंट लेना शुरू कर देगी हज कमेटी, पहला किस्त आपसे मांग लेगी। तो अगर आप जो है कि पहला किस्त का जैसे भुगतान करेंगे, जैसा पेमेंट करेंगे, उसके बाद तुरंत ही आपको जो है कि सारे डॉक्यूमेंट जो लगते हैं, हज एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरनेशनल पासपोर्ट, पेमेंट की कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको ले जाके हज कमेटी में सबमिट करना होता है। तो अगर इस साल का हम लोग देखते हैं तो इस साल 7 से 8 महीना पहले जो है कि एप्लीकेशन चालू हो गए हैं। तो आप 8 महीना पहले कोई भी एनआरआई बंदा, विदेशी बंदा जो वहाँ काम करता है विदेशों में जाके, वो अपना पासपोर्ट यहाँ जमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पासपोर्ट उसको वहाँ पे लगता है और इतने दिन की छुट्टी कोई लेके नहीं आ पाएगा। तो जो एनआरआई होते हैं उनको जो है कि छुट्टी मिलती है 2 से 3 महीना मैक्सिमम, या 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो उसी हिसाब से उनको सारा काम करना रहता है। तो अगर 8 महीने पहले पासपोर्ट जमा करने वाली बात आ जाएगी एनआरआई के लिए, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा उनको जो है कि एप्लीकेशन करना, वो पासपोर्ट नहीं जमा करा पाएंगे। तो दूसरी बात इसमें ये है कि एनआरआई के लिए, जैसे पिछले सालों में हमने देखा है, उनको अलग से टाइम देती है हज कमेटी पासपोर्ट जमा करने के लिए। नॉर्मल लोगों को तो पेमेंट के साथ में तुरंत ले लेती है, लेकिन एनआरआई को ऑप्शन देती है कि उनको जो है कि जब 2 से 3 हफ्ते रह जाते हैं फर्स्ट फ्लाइट के, तो जो है कि उस टाइम पे हज कमेटी उनसे पासपोर्ट मांगती है उनका। जैसे कि 2024 के हज के बारे में हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो 9 मई 2024 को थी, और एनआरआई का जो पासपोर्ट मांगा गया था वो 24 अप्रैल 2024 को लास्ट था उनका डेट, यानी 2 से 3 हफ्ते पहले जो है कि उनसे पासपोर्ट मांगा गया था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे एनआरआई हाजियों को ये तकलीफ हुई कि उतने दिन की भी उनको छुट्टी नहीं है। उनको फ्लाइट के लास्ट जो डेट होता है उससे 10 दिन 5 दिन का पहले का उनको छुट्टी मिल गई। तो उन्होंने भी एप्लीकेशन किया, तो हज कमेटी ने उसके लिए एक फॉर्मा तैयार किया था, एक लेटर, कि आप जो है कि लेट सबमिशन के लिए लेटर दे दीजिए अपने जो फ्लाइट का डेट है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन किया और उनका एप्लीकेशन हज कमेटी ने मंजूर भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है कि उसके हिसाब से उनको दिया गया। लेकिन इस साल का जो सबमिशन है हज कमेटी के पासपोर्ट का जो मसला है एनआरआई का, तो हज कमेटी ने इस बार गाइडलाइंस में एनआरआई का कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है कि पासपोर्ट उनको जमा करना नहीं जमा करना है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि इस बार हज कमेटी का जो ओरिजिनल गाइडलाइंस आई थी उसमें उन्होंने ये वादा किया था कि पासपोर्ट जो है कि नहीं लिया जाएगा। उनकी ये कोशिश थी कि पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा, और जो स्कैन कॉपी और जेरॉक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके हाजी जमा करेंगे, उसी से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से उसको जो है कि वेरीफाई करा लेंगे और उसी से ई वीजा उनका इशू हो जाएगा। तो इसीलिए इस बार जो है कि कोई डेट का गाइडलाइन नहीं आया हुआ है एनआरआई के लिए कि आपको पासपोर्ट कब जमा करना है। लेकिन उसके बाद एक सर्कुलर के जरिए हज कमेटी ने जो उसमें कानून में कुछ चेंजेस किए, हज कमेटी की गाइडलाइन में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि 65 साल की उम्र वालों का एप्लीकेशन के बारे में, और उसके बाद जो है कि पासपोर्ट सबमिशन के बारे में उन्होंने जो है कि एक चेंज किया है कि अब जो है कि पासपोर्ट हज कमेटी अभी भी शुरू में नहीं मांगेगी, लेकिन एक टाइम पे अगर जरूरत पड़ी तो हज कमेटी आपको डेट बताएगी और वो डेट पे आप लोगों को पासपोर्ट जमा करना पड़ सकता है।
अभी भी इंशाल्लाह वो फाइनल नहीं है, और जहां तक कोशिश करेगी हज कमेटी बिना पासपोर्ट के ही आपका काम करवा देगी। लेकिन अगर पासपोर्ट की जरूरत हुई जहाँ पे, तो जो है कि आपसे फिर वो एक डेट पे मांगा जाएगा, अभी शुरुआत में वो मांगा नहीं जाएगा। लेकिन जो एनआरआई की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको यही तकलीफ है कि अगर उनको जल्दी पासपोर्ट उनसे मांग लिया गया तो उनको छुट्टी का मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 महीना पहले भी पासपोर्ट हज कमेटी मांगती है तो फिर 2 महीने का हज मतलब 3 महीना पहले उनको छुट्टी लेके इंडिया आना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट उनको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जो है कि एनआरआई इसके लिए परेशान है। तो इसका सोल्यूशन 2-3 हमारे पास जो है, पिछले सालों में जिस तरह से हुआ था उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले यह है कि आप जो एप्लीकेशन करते हैं वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है आर यू एन एनआरआई, तो वो ऑप्शन आप जरूर से जरूर यस करें। तो जितने भी कवर में एनआरआई हैं उनको यस करना है, जो इंडियंस हैं जो इंडिया में रहते हैं उनको नो करना है। तो उसी तरीके से उसी सिस्टम के हिसाब से हज कमेटी को मालूम हो जाएगा कि कौन कौन एनआरआई है और उनको क्या सहूलियत क्या फैसिलिटी देनी है, किस तरह से उनका डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। क्योंकि जो एनआरआई आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी टाइम पे नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको छूट दी जाएगी। तो आप एनआरआई जो है कि फॉर्म में जरूर से जरूर सेलेक्ट करें। दूसरा ये होता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब सिलेक्शन हो जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहली किस्त जब आती है, उसके थोड़े ही दिन के बाद जो है कि हज कमेटी सर्कुलर जारी कर देती है, जो है कि शेड्यूल जारी कर देती है कि कौन से एयरपोर्ट से फ्लाइट कब जाएगी। उनका शेड्यूल आ जाता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और कौन से डेट को पहली फ्लाइट रहेगी और कौन से डेट को लास्ट फ्लाइट रहेगी। तो ये भी चीज उनको जो है कि आ जाता है हज कमेटी की साइट पे, और हज कमेटी जो है कि उसको सर्कुलेट कर देती है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर सके, छुट्टी वगैरह का हर चीजें। तो उस टाइम पे जब आपको आ जाएगा ये डिटेल आ जाएगा फ्लाइट का कि फर्स्ट फ्लाइट कब जा रही है और लास्ट फ्लाइट कब जा रही है, तो आप एक लेटर वहां पे दे सकते हैं हज कमेटी को कि मुझे जो है कि फर्स्ट फ्लाइट लेनी है, और कोशिश करें कि फर्स्ट फ्लाइट ही लें, और या फिर लास्ट भी ले सकते हैं। तो जब फर्स्ट फ्लाइट आपका जो आएगा वो फर्स्ट फ्लाइट का डेट से आप जो है कि प्लान कर सकते हैं कि इस तारीख को मेरा फिक्स है, इस तारीख को मेरा प्लान जो है कि इस तारीख को मेरा फ्लाइट रहेगी, उससे 10 दिन 15 दिन पहले आप जो है कि छुट्टी लेके आ जाए, तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप ये लेटर नहीं देते हैं तो हज कमेटी ये पूरा 1-2 महीने का जो शेड्यूल होता है फ्लाइट जाने का, उसमें से कोई भी डेट आपको दे सकती है। तो फिर लेकिन पासपोर्ट सबमिशन का जो डेट होता है एनआरआई के लिए, जो भी होएगा लास्ट डेट होएगा, उस डेडलाइन पे आपको जमा करना पड़ेगा। तो आपका टाइमिंग फिक्स नहीं होएगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं तो आप जो है कि नजदीक रहेंगे, कम से कम छुट्टी आपको लेनी पड़ेगी, और आप जो है कि पासपोर्ट उस हिसाब से जमा कर पाएंगे, और दूसरे भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप जमा कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ये तो आप फर्स्ट फ्लाइट वाला ले ही ले, करें ही फर्स्ट या लास्ट फ्लाइट, और उसी फ्लाइट के अकॉर्डिंग एक लेटर हज कमेटी को आप जो है कि लेट सबमिशन का दे दें। पिछले सालों में लोगों ने दिया था और हज कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट भी किया हुआ था। तो आप एक लेटर दे दें कि हम ये डेट तक, कम से कम 1 हफ्ता पहले तक का या 10 दिन पहले तक का, कि ये डेट को हम अपना पासपोर्ट इंशाल्लाह हज कमेटी को सबमिट कराएंगे। तो वो लेटर भी दे देंगे तो आप और ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपका प्लानिंग करने की, कितने दिनों में आपको आना है छुट्टी लेके, और उस डेट को आप सबमिट करें। उसके बाद आपका वीजा वगैरह आ जाएगा, टिकट आ जाएगा और आप चले जाएं। और फ्लाइट का जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल सिर्फ होता है कि एयरपोर्ट वाइज क्या क्या डेट जाएगी, लेकिन आपका जो शेड्यूल आता है वो 1 हफ्ता 10 दिन पहले आता है कि आप एग्जैक्टली किस डेट को जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने बोला कि आप जो है कि फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट का लेटर दे दें। अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको लास्ट वाली डेट को ही जाना रहेगा। उसका फायदा ये है, आपको कंफर्म हो जाएगा कि 2 महीना 3 महीना पहले ही कंफर्म हो जाएगा आपको कौन सी डेट को जाना है। अदरवाइज जो फ्लाइट का डेट रैंडमली हज कमेटी अपने हिसाब से जो शेड्यूल देती है पर हाजी के हिसाब से, वो फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही आता है, उसके पहले अपने मालूम नहीं होता है। तो एनआरआई को इतना घाई में छुट्टी लेना वहां पे और सारी चीजें करना आसान नहीं होगा। इसलिए आप जो है कि ये फर्स्ट या लास्ट फ्लाइट वाला लेटर दे दें। और फिर एक और उसमें भी अगर थोड़ा आपको लेट हो रहा है तो एक लेट सबमिशन वाला लेटर दे दें। पासपोर्ट लेट सबमिट करेंगे 1 हफ्ता पहले तक का, आपकी फ्लाइट से 1 हफ्ता पहले तक का लेटर दे दें, इंशाल्लाह हज कमेटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी वो चीज। तो ये आपको एक फायदा हो जाएगा, इस तरह से आप कर लें। और इसके अलावा अभी तक जो खबर लगी है ये पक्की नहीं है, कंफर्म नहीं है। हज कमेटी इस बार एक कोशिश कर रही है, जैसे कि पिछले सालों में बहुत सारा एनआरआई को और दूसरे लोगों को, बिजनेस वालों को तकलीफ आई थी, बहुत ज्यादा डिमांड है शॉर्ट पैकेज की। तो इस तरह से एक सुनने में खबर आई है, कंफर्म नहीं है, कि हज कमेटी प्लान कर रही है, कोशिश कर रही है कि एक शॉर्ट पैकेज लाया जाए एनआरआई वगैरह के लिए, और जो जल्दी आना चाहते हैं। तो अगर ये चीज अमल में आ गई तो इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी एनआरआई के लिए। आप जो है शॉर्ट पैकेज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं,
आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर आप जो कि जल्दी आना चाहिए तो जल्दी भी आ सकते हैं। अल्लाह करे कि ये काम हो जाए, बहुत दिनों से इसकी जो है कि डिमांड हाजिर कर रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर ये हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप 20-25 दिनों में वापस आ जाएंगे। जो भी डेट होगा वो डिसाइड कर देगी हज कमेटी, लेकिन एक शॉर्ट पैकेज का प्लानिंग चल रहा है, लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, कोई भी तरीके से कंफर्म नहीं है। अल्लाह करे कि हो जाए, दुआ कीजिए आप लोग भी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि पिछले साल में हज कमेटी जो क्या इसके पहले जो करती थी वो ये करती थी कि अगर आपको पहले आना है तो आप अपने एक्सपेंस पे अपना रिटर्न वाला जो टिकट होता है, आने वाला टिकट अपने खर्चे में खरीदें उसको, और हज कमेटी को इन्फॉर्म करें, वहां से इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट करें कि हम जो है हमारा पासपोर्ट वगैरह हमको वापस दे दीजिए, हम जो है कि ये डेट को अपने खर्चे से इंडिया वापस जा रहे हैं। तो ये करते थे। और दूसरा एक तरीका पिछले साल जो है कि जो चालू किया गया था वो था टिकट स्वैपिंग का। मतलब एक दूसरे हाजी से टिकट एक्सचेंज करें। मतलब कि अगर आपका टिकट 20 तारीख का है किसी भी महीने का, और जो है कि दूसरे एक बंदे का 10 तारीख को है दूसरे हाजी का, तो आप उस हाजी को मक्का में या मदीना में हज कमेटी का एक डेस्क लगाया गया था, काउंटर लगाया गया था, वहां पे लेके जाए और ये बताए कि ये हमारे साथ स्वैप करना चाहते हैं, टिकट बदलना चाहते हैं। कंडीशन ये है कि जितने कवर आपके कवर में जितने लोग रिटर्न आने वाले, जैसे 2 लोग रिटर्न आने वाले हैं तो उसके भी कवर में 2 लोग होने चाहिए रिटर्न आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जितने टिकट इधर होंगे रिक्वेस्ट चेंज करने का है उतने ही टिकट बराबर का होना चाहिए। तो वो एक सिस्टम था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने किया। तो जैसे कि उसमें ये होता है कि जो बंदा 10 तारीख को आने वाला है उसका 10 तारीख को 45 दिन होता है पूरा। अब वो 20 तारीख वाला बंदे का जो टिकट ले लेगा तो वो जो है कि उसका 55 दिन हो जाएगा, लेकिन हज कमेटी उसको रिहाइश देगी अगर वो स्वैप करेगा तो इसमें उसको ज्यादा दिन रहने को मिले, उसका फायदा है। जो रुकना चाहे वो रुक सकता है, और जिसको जल्दी आना था 25-30 दिन में आना था उसको अगर उससे टिकट एक्सचेंज कर ले रहा है तो वो जल्दी भी आ सकता है, और विदाउट एनी कॉस्ट। हज कमेटी उसको आपको दोनों जन को कवर हेड को ले जाके वहाँ सारा डिटेल देना था, टिकट देना था, और हज कमेटी करके आपको देती थी। उसके लिए कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, आसानी से काम हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी उसमें मुश्किल ये थी कि ऐसे हाजियों को ढूंढना, उतने ही नंबर ऑफ हाजी, जितने लोग को आना है, जितने लोग को जाना है, उतने लोग को ढूंढना कि आप, और जितनी पहली डेट को आपको आना है उतनी पहली डेट वाले किसी हाजी को ढूंढना कि ये हमारे साथ एक्सचेंज करेंगे टिकट, ये थोड़ा मुश्किल का काम था। तो फिर बहरहाल बहुत सारे हाजियों ने कर लिया इसको, ग्रुप में मैसेज वगैरह डाल के और सब चीजों से। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये भी हो जाता था, पिछली बार ये किया गया था। लेकिन इस बार अगर शॉर्ट पैकेज आ जाएगा तो इंशाल्लाह ये तकलीफ ही दूर हो जाएगी। तो आप शॉर्ट पैकेज के जरिए जाके जल्दी जाके इंशाल्लाह आ जाएंगे। खास करके एनआरआई जो विदेशों में रहते हैं इंडियन, और वो बंदे जो बिजनेस वगैरह करते हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती है, या इंडिया में जो सरकारी नौकरी वगैरह करते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो लोग शॉर्ट पैकेज में जाके आ सकते हैं। क्योंकि पिछले 10 सालों में उम्रा का जो ये है चलन है वो बहुत ज्यादा हो गया है इंडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते रहते हैं हर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल में। तो उस हिसाब से बहुत लोगों को अब हज पे वहां रुकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं निकालते हैं कि उम्रा वो ऑलरेडी किए रहते हैं, सारी चीजें जो वहाँ जियारतें करना है, सारी चीजें करना है। पहले जो सिस्टम हज कमेटी ने बनाया हुआ था ज्यादा दिनों वाला, वो इसलिए कि लोग लाइफ टाइम में एक बार हज करने बड़ी मुश्किल से जाते थे, तो उनको इतना टाइम दे दिया जाता था कि आप जो है कि पूरा तरीके से इबादत करके मुतमईन हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, और जो जियारतें वगैरह हैं खूब अच्छे से कर लें, खूब अच्छे से वहाँ जो है कि वक्त बिता लें। और क्योंकि जिंदगी में एक ही बार लोग हज करने जाते थे, उम्रा वगैरह का सिस्टम इतना पहले नहीं था। अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा का सिस्टम ऐसा, लोग रमजान में जाते हैं और सब मतलब जाते ही रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो इसके लिए उनको जियारतों वगैरह का इतना मसला नहीं रहता, वो पहले से सब सारा चीज किए रहते हैं। तो इसलिए वो जो है शॉर्ट पैकेज चाहते हैं, खाली हज कंप्लीट करके वापस आ जाए। और जो भी जिसके पास इस्तात है, अगर वो पहली बार हज के लिए जा रहा है, उसके लिए मेरी एक रिकमेंडेशन है कि अब अगर आप किसी वजह से पहले नहीं गए हज पे और अब हज पे जा रहे हैं, तो आप अगर हो सके तो एक बार हज से पहले एक शॉर्ट पैकेज 15 दिन का, 10 दिन का लेके उम्रा करने जरूर चले जाएं। इससे आपको जो है कि जो आपका जो दूसरे देश में जाने का जो डर रहता है, वो चीजें रहती, घबराहट रहती है, वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। और हज के टाइम आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हज करेंगे, और मतलब कोई तकलीफ जो रास्ते वगैरह की होती इतना ज्यादा नहीं होने पाएगी। तो जो एनआरआई भाई हैं उनको ये चीज करना है, इस तरह से वो चीजें करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए आसानी हो जाएगी, उनको घबराने की जरूरत नहीं। हज कमेटी सपोर्ट करती है, बस आप टाइम टू टाइम क्या लेटर देना है, क्या चीजें करना है, सारी चीजें आप फॉलो करते रहें। दूसरी बात है, बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आ रहा है कि अभी तक उनका पासपोर्ट बना नहीं है, और डेट जो है कि वो 23 सितंबर 2024 लास्ट डेट है। तो उसके टाइम पे भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका पासपोर्ट बनके नहीं आ पाएगा। तो मैंने एक तो आपको बताया हुआ था, आप अपना जो है कि सर्कुलर नंबर 5 जरूर लेके जाएं। जो भी ऑफिसर है, जहां भी पुलिस स्टेशन में जहां भी आपका काम है वेरिफिकेशन वगैरह का, वहां लेके जाएं। इंशाल्लाह वो लोग सपोर्ट करेंगे, जल्दी आपका पासपोर्ट इशू कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइडलाइन सबको, डायरेक्टिव सबको दे दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, सारे पासपोर्ट ऑफिसर्स में। तो एक तो आप ये काम करें। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम से अगर ये हो रहा है
तो इसमें दो रास्ते हैं। एक तो अगर हज कमेटी को बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया, जैसे 1,22,000 का जो कोटा है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया 10-20,000, तो हज कमेटी आगे उसका कंसीडर नहीं करेगी, क्योंकि उनको आगे का जो काम है वहाँ पे सऊदी में जो बिल्डिंग वगैरह करना है, वहाँ पे सारे जो स्लॉट्स वगैरह लेने हैं, कैंप वगैरह खरीदना है, बिल्डिंग्स वगैरह, वो जल्दी करना है इस बार। नहीं तो क्या अच्छी बिल्डिंग नहीं मिलती है। पिछली बार जो कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कैंप्स वगैरह भी दूर दूर मिलते हैं, मीना के टेंट वगैरह वो अच्छे मोहल्ले में नहीं मिलते हैं, तो सर्विसेज नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पिछले साल बहुत ज्यादा तकलीफें लोगों को आ गई थी। इसीलिए इस साल जो है कि ये फॉर्म्स जल्दी लाए हैं, एप्लीकेशन जल्दी किया जा रहा है कि ये सब जल्दी हो जाएगा, तो हज कमेटी वहां पे जाके वहां के सर्विसेज जल्दी खरीद लेगी, और जितना जल्दी खरीदेगी उतना अच्छे मतलब सर्विसेज वहां पे इंशाल्लाह मिलेगी। तो इस हिसाब से जो है कि एप्लीकेशन का डेट बढ़ने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर इस तरह के लोग ज्यादा हैं जिनको पासपोर्ट का इशू है और दूसरी तरीके की तकलीफें हैं, तो अगर वो लोग बहुत सारे हाजी मिलके ये ईमेल करेंगे उनके CEO साहब के ईमेल आईडी पे ceo.hajcommittee@nic.in पे, तो हो सकता है हज कमेटी उसके बावजूद भी कंसीडर करे, अगर ज्यादा लोगों का वहां पे रिप्रेजेंटेशन गया, ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट गया तो जो भी हाजियों का ये लेट हो रहा है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट अपने अपने हज कमेटी को फोन करके करें। और सेंट्रल हज कमेटी जो है, हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये जो मैंने ईमेल आईडी बताया ceo.hajcommittee@nic.in, इस पे जो है कि ईमेल जरूर से जरूर भेजें और अपनी तकलीफ बता के भेजें। अपना पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन वगैरह मिला है, अपॉइंटमेंट डेट वगैरह मिली है, वो सबका कॉपी लगा के भेजें, तो इंशाल्लाह हज कमेटी इसको कंसीडर करेगी। हो सकता है 1 आध हफ्ते का टाइम और बढ़ा दिया जाए, नहीं तो आगे का जो उनका प्रोसेस है उससे ऐसा लगता है कि उनको टाइम नहीं है हज कमेटी वालों को आगे बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि डेट ना बढ़े। तो आप जो है कि जरूर से जरूर अपने अपने स्टेट हज कमेटी में कॉल करें, उनको अपनी तकलीफ बताएं, और जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को ईमेल आईडी पे ईमेल करें, जिससे ये चीजें आपकी हो जाए। और जो है कि जिनका पासपोर्ट आ गया है, जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया किसी भी रीजन से, सारी चीजें उनकी रेडी है, जानकारी उनको नहीं थी, तो वो 23 सितंबर 2024 से पहले अपना अपना एप्लीकेशन कर लें, अगर हज 2025 में जाने का इरादा रखते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो NRI पासपोर्ट वगैरह के बारे में, उनको क्या सिस्टम से कैसे क्या करना है उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।